हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो आज हम लोग पूरा का पूरा बहुपद कवर करने वाले हैं और इसको हम लोग देखेंगे कि बहुपद कितने तरह के होते हैं। मतलब कब रैखिक बहुपद बोलेंगे, कब द्विघात बहुपद बोलेंगे, कब त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ये सब। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इनको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कब कहेंगे। ठीक है, तो ये सब आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बहुपद, पॉलिनोमियल। देखिए, बहुपद का पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपका a1 a0, फिर a1x, फिर प्लस a2x स्क्वायर, फिर प्लस a3x क्यूब, फिर प्लस डॉट डॉट ऐसे लास्ट में आपका हो जाता है an x के पावर n, जहाँ n बिलोंग करता है होल नंबर से। अब देखिए, ये है आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, परिभाषा। यानी कि जो भी आप गणित में कथन लिखते हैं, जैसे जो चर और अक्षर मिला करके आप लिखते हैं, ठीक है, वह अगर इसके जैसा आ जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x³ + 1। अब ये बताइए बहुपद है कि नहीं? तो बहुपद होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि इसमें वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए x पे घाते 3 है, तो यहाँ पे देखिए x पे घाते 3 मिल रहा है, और यहाँ एक एक मतलब अक्षर और अक्षर यहाँ पे देखिए है ही। इसका मतलब ये जो है ना, वो इसी का एक अंश है, एक भाग है, इसीलिए ये आपका क्या कहला जाएगा? ये आपका बहुपद कहला जाएगा। ठीक है, ये बहुपद होगा। आया बात समझ में? यानी कि बहुपद होने के लिए जो भी आप मैथमेटिक्स में कथन लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए? इसी के जैसा होना चाहिए। अगर इसके जैसा हो जाएगा तो आपका बहुपद होगा, और अगर इसके जैसा नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। आया बात समझ में? जैसे हम यहाँ पे लिख दें x⁻² + 5। अब ये हमसे पूछा जाए कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं। तो जरा देखा जाए ये बहुपद कब होगा? अगर यह इसके जैसा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि बहुपद होगा, और अगर इसमें के नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे बहुपद नहीं होगा। तो जरा देखिए, यहाँ पे लिखा है x⁻², और यहाँ पे देखिए हमको x की घात कहीं पर भी माइनस दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो है ना, इसका अंश नहीं है। अगर इसका अंश होता तो ये चीज़ें इसमें सम्मिलित होता, ठीक है ना, लेकिन ये तो सम्मिलित है ही नहीं। जब ये सम्मिलित है ही नहीं तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इसका कारण तो हम लोग देख ही लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना वो इसमें है ही नहीं, और जब इसमें है ही नहीं तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, ये जो बहुपद है ना, ये बहुपद किसके जैसा बिहेवियर करता है? तो आप देखे होंगे केचुए को, केचुए के देखे हैं, और नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा कि केचुए का गुण क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये केचुआ है। अब केचुआ का गुण क्या है कि अगर आप इसको 10 भागों में चाहे कितने भागों में बांट देंगे ना, तो प्रत्येक भाग उसका जिंदा रहता है। यह है आपका केचुआ। ठीक है। अब केचुए का यही तो सबसे अच्छा खासियत है कि आप केचुए के जितने टुकड़ों में काट देंगे उसका प्रत्येक टुकड़ा जीवित रहता है। आए बात समझ में? एकदम सेम यही का होता है बहुपद में। बहुपद के भी आप जितने भी टुकड़े करते जाइए, प्रत्येक टुकड़ा आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक लिख दिया यहाँ पे x³ + 6x² - 3। ठीक है ना, तो ये आपका बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि ये देखिए इससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें x पे घाते 3 है और x के घाते 2 है। तो यहाँ पे भी देखिए x पे घाते 3 है, x पे घाते 2 है। इसका मतलब ये इसके जैसा है, इसलिए क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद के साथ साथ अगर हम इसको दो भागों में तोड़ दें तो ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे? ये दोनों भाग भी बहुपद होंगे। यानी कि ये आपका अगर x को अलग कर दें तो ये भी आपका बहुपद है, और इसको अलग कर दें तो 6x² - 3 ये भी आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। आया बात समझ में? यानी कि बहुपद केंचुए के जैसा बिहेवियर करता है। ठीक है, जैसे केंचुए को जब आप कई टुकड़े में काट देते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा जिंदा रहता है, उसी तरह से ये बहुपद भी, अगर आप बहुपद को जितने टुकड़ों में काटना चाहते हैं काट दीजिए, प्रत्येक टुकड़ा आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। तो बहुपद का ये बहुत अच्छा खासियत है कि आप इसको जितने भागों में बांटते जाएंगे प्रत्येक भाग भी आपका बहुपद कहलाता जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने समझा कि बहुपद किस तरह के होंगे, तो हम बोलेंगे उनको। ठीक है ना। अब हम लोग इसको एक दूसरी तरह से समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि किसी चीज के बारे में ना, मतलब कोई चीज़ हो जिसके बारे में उसके नकारात्मक चीज़ को जान जाएं, तो अगर नकारात्मक चीज़ नहीं होगा तो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी होंगे सभी के सभी सकारात्मक ही होंगे। तो ऐसे बहुपद के संदर्भ में हम लोग समझ लेते हैं कि कब कब ये बहुपद नहीं होगा। तो जब जब ये बहुपद नहीं होगा तो उन स्थितियों को छोड़ करके बाकी के जितनी स्थिति होंगे वो सभी में बहुपद होंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि हम लोग उल्टा समझने का प्रयास करें कि ये कब कब बहुपद नहीं हो सकते हैं। तो जब जब ये बहुपद नहीं होंगे तो वो वाला कंडीशन देख लेते हैं, और उस कंडीशन को छोड़ करके जितने भी कंडीशन आएंगे उन सभी में ये बहुपद होंगे। ठीक है ना। यानी कि बहुपद के नेगेटिव वाले चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो ये कब कब बहुपद नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिएगा।
हम ये जो बहुपद की बात कर रहे हैं तो हमेशा किसको ध्यान में रख करके किया जाता है बात, तो हमेशा चर को ध्यान में रख करके किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुपद कब नहीं होगा, तो देखिए बहुपद कब नहीं होगा, तो चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर चर का घात ऋणात्मक है तो आपका बहुपद नहीं होगा। आया बात समझ में, ये पहली बात। अच्छा, ये हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, जब आपको क्वेश्चंस मिले उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद चर का घात ऋणात्मक नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसे दे दे, मान लीजिए यहाँ पे लिख दे x के घाते -2 + 3, अब बोले कि बहुपद है कि नहीं, तो तुरंत देख करके हमको नहीं बताना है कि बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि यहाँ पे तो x का घात ऋणात्मक है तो बहुपद है ही नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बहुपद की बात करेंगे या फिर उसका जवाब देंगे तो हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही जवाब देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो x के घाते +2 हो जाएगा और ये प्लस का 3। अब देखिए अब ये आपका x का घात प्लस में आ गया, यहाँ पे तो माइनस में दिख रहा था लेकिन यहाँ पे प्लस में आ गया। तब तो आप यहाँ पे पहले बोल रहे थे ये बहुपद नहीं है, जबकि यहाँ पे हमको बहुपद मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप जवाब दीजिए तब आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जवाब दीजिए कि वो बहुपद है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अब दूसरा क्या है कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, चर का घात फ्रैक्शन में नहीं होना, यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा क्या है, चर का घात, अभी सबका एग्जाम्पल हम लेकर के आपको समझा रहे हैं तो पहले लिख लेते हैं। तो चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है कि चर करड़ी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार स्थिति होती है कि अगर चर इन चारों स्थितियों में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। बाकी के इन चारों स्थिति को छोड़ करके जिस भी स्थिति में वो होगा वह सभी का सभी आपका बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देखिए ये जब भी आप जवाब दीजिएगा तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तभी जा करके जवाब दीजिएगा। हो सकता है कि उसके घात भिन्न में हो लेकिन उसके साथ वो बहुपद हो जाए, क्योंकि जब उसको सॉल्व करें तो हो सकता है वो भिन्न खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो जब भी आप जवाब दीजिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए तब जाके जवाब दीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इन चारों स्थितियों में आ जाता है तब जाकर के वो बहुपद नहीं होगा। अगर सॉल्व करने के बाद इन चारों स्थितियों में नहीं आता है तब वो बहुपद होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, वो हमको पता चलेगा जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया x के घाते 3/2 + 1, ठीक है। अच्छा एक और उदाहरण ले लेते हैं, x के घाते -3 + 6। अब देखिए ये आपका बहुपद होगा कि नहीं, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो x का घात है वो ऋणात्मक है और यहाँ पे देखिए कहीं x के घात में ऋणात्मक है ही नहीं, ठीक है ना। तो वही हमने लिखा कि अगर x के घात में ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका बहुपद नहीं है। ये वाला देखिए दूसरा वाला, तो यहाँ पे देखिए x का जो घात है ना वह बटे में है, यानी कि भिन्न में है। और जब x का घात भिन्न में होता है, x मतलब चर, तो चर जब भिन्न में होता है तब भी वो बहुपद नहीं होता, इसका मतलब ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। वैसे हम लिख दें x के घाते 2.5 + 1। अब ये बताइए बहुपद है कि नहीं, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि जो आपका चर का घात है वो कैसा है, दशमलव में है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। चौथा स्थिति देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया x के घाते 3 + 5। अब ये जरा देखिए ये बहुपद है कि नहीं, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं बहुपद होगा? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x कड़ी से निकल ही नहीं पाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि ये x जो है कड़ी में है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। आया बात समझ में? तो इन चार स्थितियों में आपका रहेगा अगर चर तो बहुपद नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग किया था, चर। चर इन चारों स्थितियों में नहीं होना चाहिए। अगर अचर इन चारों स्थितियों में है तो बहुपद होगा, लेकिन अगर वही चर अगर इस स्थितियों में होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे चर है, यहाँ पर भी चर है, यहाँ पर भी चर है और यहाँ पर भी चर है, और ये इन स्थिति में है तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर यही अचर हो जाए ना, जैसे ये मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं अचर, तो अगर ये मान लीजिए आपका 10 के घाते -3 + x है ये, तो ये आपका बहुपद होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका घात में ऋणात्मक दिख रहा है
तो किसके घात में दिख रहा है, तो अचर के घात में दिख रहा है। तो जब अचर के घात में होता है तो आपका बहुपद होता है, तब कोई वहाँ पे कंडीशन नहीं, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे इसलिए पहले ही बता दिया था कि हम किसको देखते हैं, हमेशा चर को देखते हैं। अगर चर का घात इन चारों स्थितियों में से कोई एक होगा तब आपका बहुपद नहीं होगा। अगर चर का बात न करके अगर हम किसका बात करने लगे, अचर की बात करने लगे, तो अचर किसी में भी आए, दशमलव में आए, बटे में आए, घात में माइनस आए, करणी में आए, किसी में भी आए, आपका बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो प्रभाव कौन डालता है, चर डालता है, अचर नहीं डालता है। तो इसलिए देखिए ये आपका क्या होगा, बहुपद होगा। उसी तरह से देखिए अगर हम लिख दिए 10 के घाते 3/5 फिर प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई ऐसे करके, तो ये भी आपका क्या होगा, बहुपद होगा। आप कहेंगे यहाँ पे तो घात में बटे में है, मतलब भिन्न में है, तो जब भिन्न में है तो लेकिन ये भी तो देखिए किसके भिन्न में है, अचर के है। तो जब अचर के घात में कुछ भी रहे तो आपका बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे देखिए चर का घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर चर का घात इन चारों स्थितियों में अगर आएगा तो बहुपद नहीं होगा, बाकी के इन चारों स्थितियों को छोड़ करके जिस भी स्थिति में आएगा वो आपका बहुपद होगा, ठीक है। अच्छा, और ये भी कि जितनी भी चारों चीजें हैं ये अगर अचर में आएगा तब भी ये बहुपद होगा, ठीक है ना, क्योंकि अचर इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चलिए ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद को कितने तरह से पूछ सकता है। तो देखिए बहुपद को घात के बेस पर भी पूछ सकता है और उसको पद के बेस पर भी पूछ सकता है। तो चलिए पहले हम लोग घात और पद देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनको खंडित करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पद कि कैसे हम जानेंगे कि कितने पद हैं। पद को डिफाइन कौन करता है, तो देखिए पद को डिफाइन करने के लिए प्लस या माइनस होते हैं, यानी कि पद को प्लस और माइनस ही डिफाइन करते हैं कि कितने पद हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया x + y + 3, ठीक है ना, और वैसे ही हमने लिख दिया x y और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी x का y का और 3 का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी x और y और 3 का प्रयोग किया गया है, लेकिन इनमें और इनमें पदों की संख्या पूछा जाए तो कितने होंगे। तो देखिए जो पद होते हैं वो डिसाइड करते हैं या तो प्लस या तो माइनस। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो देखिए प्लस के पहले 1, प्लस के बाद 1, 2 हो गया और इसके बाद ये 3, यानी कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें टोटल पदों की संख्या 3 होगी। लेकिन जरा इसमें देखा जाए तो इसमें देखिए इसमें कहीं पर भी इनके बीच में प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनमें पदों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। इसका मतलब पदों का निर्धारण हमेशा प्लस और माइनस करता है, गुणा का चिन्ह चाहे भाग का चिन्ह प्लस पदों का निर्धारण नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल कितने पद होंगे, तो यहाँ पे टोटल 3 पद होंगे और यहाँ पे टोटल कितने पद होंगे, यहाँ पे टोटल 1 पद होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पदों का निर्धारण हमेशा प्लस या माइनस चिन्ह ही करता है। वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x² + 3, अब इसमें कितने पद होंगे, तो इसमें आपका 2 पद होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस के पहले 1 पद और प्लस के बाद 1 पद, तो ये टोटल 2 पद हो गए, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हम लोग पद समझ गए हैं कि कितने पद होंगे और ये पद को निर्धारित कौन करता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रैखिक द्विघात और त्रिघात के बारे में। तो देखिए अगर चर का घात 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको रैखिक बोलेंगे, और अगर चर का घात 2 आ जाएगा तो आपका द्विघात हो जाएगा, ठीक है। और अगर चर का घात 3 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात। तो चर का घात 1 होता है तो उसको रैखिक बोलते हैं, चर का घात 2 होता है तो द्विघात बोलते हैं, और चर का घात 3 होता है तो त्रिघात बोलते हैं, ठीक है। ऐसे 4 घात होगा तो चतुर्थ घात, 5 घात होगा तो पंचघात, ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पद देख लिया और घात देख लिया। अब हम लोग समझते हैं कि इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो बहुपद होता है ना, बहुपद को अगर कोई पूछेगा आपसे तो 2 बेस पर पूछ सकता है, एक तो पद के बेस पर पूछ सकता है और एक घात के बेस पर पूछ सकता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए जब पद के बेस पर पूछेगा आपसे तो हो सकता है कि कहे कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने लिखा था ना x + y, तो इसमें आपका कितना पद है, 2 पद है। तो जब 2 पद है तो इसको हम लोग द्विपदी बोलेंगे। अगर मान लीजिए केवल हमने x लिख दिया तो इसमें केवल 1 पद है तो इसको हम एक पदी बोलेंगे। ऐसे 3 पद होंगे तो त्रिपदी बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब पद के बेस पर पूछेगा आपसे कोई तो हो सकता है कि बोले कि बताइए एक पदी क्या होते हैं, द्विपदी क्या होते हैं, त्रिपदी क्या होते हैं, ठीक है। तो जब पद के बेस पर बोलेगा तो एक पदी बोलेगा या फिर आपका बोलेगा द्विपदी, उसी तरह से या तो आपसे त्रिपदी पूछ लेगा, चतुर्थ पदी भी पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक हम लोगों को समझ लेना चाहिए। अब देखिए जब वो एक पदी में भी पूछेगा ना तो उसमें भी कंडीशन आपको देगा, कहेगा कि अगर एक पदी में बता रहे तो बताइए आपको कितने चर में आखिर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर एक पदी में भी कोई बहुपद पूछ रहा है तो कितने चर में पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका कई हो जाएंगे, ठीक है।
कि एक पदी में होते हुए भी ये कितने चर में है। तो हो सकता है कि ये एक चर में पूछ ले आपसे, ठीक है, या फिर दो चर में, या फिर तीन चर में। आया बात समझ में। उसी तरह से जब भी द्विपदी पूछेगा तो इसमें भी वही चीजें हैं कि एक चर में या फिर दो चर में या फिर तीन चर में, ऐसे पूछ सकता है। ये अचर नहीं है, तीन चर है ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक चर में पूछ सकता है, दो चर में पूछ सकता है और तीन चर में पूछ सकता है। आई बात समझ में। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो जब पद के बेस पर पूछेगा तो तीन तरह से पूछ सकता है, या तो एक पदी पूछेगा, या द्विपदी, या फिर त्रिपदी। वैसे ही जब आप एक पदी के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपसे तीन चीजें पूछ सकता है कि बताइए एक पदी बहुपद हो लेकिन एक चर में हो, दो चर में हो, तीन चर में हो, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। तो एक पदी का मतलब क्या होगा कि जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर केवल लिख दिया एक्स। अब देखिए इस एक्स में एक ही पद है। वैसे यहाँ पे देखिए द्विपदी, द्विपदी मतलब जिसमें दो पद हो, तो कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये आपका द्विपदी हो गया, क्योंकि देखिए प्लस के पहले एक पद, प्लस के बाद एक पद, दो पद हो गए। अब त्रिपदी में क्या होगा, तीन पद होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीन पद हो गए, ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद। देखिए प्लस के पहले एक, फिर प्लस के बाद एक, और इस वाले प्लस के बाद एक, तो टोटल तीन पद हो गए ना। तो ऐसे हम लोग एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी लिख लिए। अब देखिए ये जो आपका एक पदी है, ये एक पदी में आपका तीन तरह के हैं, या तो एक चर में एक पदी होगा, या तो दो चर में एक पदी होगा, या तो तीन चर में एक पदी होगा, ठीक है। तो जब एक चर में एक पदी होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, केवल मान लीजिए एक्स स्क्वायर ही लिख दिए, ठीक है। अब आते हैं दो पदी में, सॉरी दो चर में। तो क्या होना चाहिए कि पद तो एक ही होना चाहिए, लेकिन कितने चर में होना चाहिए, दो चर में होना चाहिए। तो ऐसे लिख लेते हैं एक्स वाई। यहाँ पे देखिए दो चर हो गए, एक्स और वाई, और इसके साथ साथ ये एक ही पद में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दो चर वाला एक पदी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चर होना चाहिए और उसके साथ साथ ये क्या होना चाहिए, एक पदी होना चाहिए। तो इसमें हमको तीन चर कोई भी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये एक्स स्क्वायर वाई और जेड ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए द्विपदी है, द्विपदी में भी क्या है कि ये आपका एक चर में है, ये दो चर में है, ये तीन चर में है। तो ये कैसा दिखेगा, द्विपदी हो और उसमें उसके साथ साथ एक चर हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा, सॉरी तो दो चर हो जाएगा, एक्स प्लस एक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स के पहले एक और एक्स के बाद एक, यानी कि दो पद हो गए, और दो पद के साथ साथ इसमें केवल एक्स, यानी कि केवल एक ही चर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर में द्विपदी बोलेंगे। वैसे अब हमको क्या चाहिए, दो चर में द्विपदी चाहिए। तो दो चर में के लिए हम लोगों को एक्स और वाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स और वाई दो चर हो गए, और इसके साथ साथ इसमें दो पद है, इसलिए क्या होगा, दो चर वाला द्विपदी होगा। वैसे तीन चर वाला द्विपदी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस, सॉरी एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीन चर हो गए ना, और इस तीन चर के साथ साथ इसमें देखिए दो पद हैं, एक प्लस के पहले एक प्लस के बाद, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीन चर वाला द्विपदी। आई बात समझ में। चलिए ये तो हो गया इनके एक एक एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं ये वाला त्रिपदी वाला। अब त्रिपदी में भी क्या है, एक चर है, दो चर है और तीन चर है। तो ये कैसा होगा, तो जब त्रिपदी में एक चर वाला पूछे कि मतलब एक चर वाला त्रिपदी ज्ञात करिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यक्स प्लस 5 प्लस कणी में, या फिर ऐसे लिख लीजिए, ए लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए तीन पद हो गए। देखिए बेसिकली जो हम लोग मानते हैं चर, वो ए से लगाए जेड तक होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने सुविधा के लिए केवल एक्स वाई जेड को ही चर मानते हैं, बाकी को हम लोग चर नहीं मानते हैं, ठीक है। जब उच्च क्लासों में जाएंगे तब आपको अनुभव होगा, आपको बताया जाएगा कि जो एक्स वाई जेड होते हैं उन्हीं को केवल चर माना जाता है, बाकी को अचर माना जाता है, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए प्रयोग किए हैं ए। तो अब कहेंगे कि ये तो आपका चर है और यहाँ पर भी चर है, तो ये तो दो चर वाला हो गया, जबकि आप एक ही चर वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिखना है। तो जरा देखिए ये अभी हमने बताया ना कि जब भी हम लोग उच्च क्लासों में पढ़ते हैं तो जो आपका ए बी सी डी है, इनको सब हम लोग अचर मान लेते हैं, केवल हम लोग एक्स वाई जेड को ही केवल चर मानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, केवल एक चर में होगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, अगर आप ऐसे भी नहीं समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्स प्लस 3 प्लस कणी में 5 ऐसे ले लीजिए। देखिए इसमें तीन पद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक चर में त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपका क्या है, ये आपका दो चर वाला हमको क्या चाहिए, त्रिपदी चाहिए। तो ये आपका x प्लस वाई प्लस 5 हो जाएगा। देखिए इसमें तीन पद हैं और उसके साथ साथ इसमें दो चर हैं, एक्स और वाई, इसलिए क्या हो जाएगा आपका दो चर में त्रिपदी हो जाएगा। वैसे हमको तीन चर में त्रिपदी चाहिए, तो ऐसे ही ले लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका क्या हो जाएगा, तीन चर में त्रिपदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन चर एक्स वाई और जेड दिख रहा है और इसके साथ साथ इसमें तीन पद हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तीन चर वाला त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पूरा का पूरा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो बहुपद होते हैं वो कब आप रैखिक बोलेंगे,
ठीक, सॉरी रैखिक नहीं, कब आप उसको एक पदी बोलेंगे, कब द्विपदी बोलेंगे, कब त्रिपदी बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको भी आप बोल रहे हैं तो आप कितने चर में बोल रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लोगों ने देखा वो किसके बेस पर देखा, पद के बेस पर देखा। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो किसके बेस पर देखने जा रहे हैं, घात के बेस पर देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि आपसे घात के बेस पर कितने तरह से पूछ सकता है। तो देखिए घात के बेस पर भी अगर आपसे पूछेगा ना तब भी आपसे 3 तरह से पूछ सकता है कि बताइए कि कब आप रैखिक बोलेंगे। ठीक है ना, रैखिक अभी उन्हें बताया ना कि चर का घात 1 होना चाहिए। और दूसरा आपसे पूछ सकता है द्विघात पर, और तीसरा आपसे पूछ सकता है त्रिघात पर। ठीक है, तो रैखिक कब होगा, अगर रैखिक भी पूछेगा कि बताइए कि ये रैखिक बहुपद क्या होते हैं, और रैखिक बहुपद में भी आपसे पूछ सकता है 1 चर में कि 2 चर में या फिर 3 चर में, ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर भी रैखिक के साथ साथ भी आपसे पूछ सकता है कितने चर में, तो 1 चर में कि 2 चर में कि 3 चर में। ठीक है, वैसे ही इसके भी 3 हो जाएंगे और वैसे भी इसके भी 3 हो जाएंगे। तो 1 चर में पूछ सकता है कि बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, चाहे 2 चर में क्या होगा, उसी तरह से 3 चर में क्या होगा। वैसे ये त्रिघात भी पूछेगा तो ऐसे इसमें भी होगा कि 1 चर में त्रिघात बहुपद, चाहे 2 चर में त्रिघात बहुपद, चाहे 3 चर में त्रिघात बहुपद, ऐसे पूछेगा। आया बात समझ में। तो देखिए जब आपसे 1 चर में पूछेगा, इसको हम इधर लिख देते हैं x + y + z। ठीक है, तो जब रैखिक आपसे पूछा और रैखिक के साथ साथ आपसे केवल 1 चर में पूछ रहा है तब आप इसका कैसे लिखेंगे। तो रैखिक का मतलब क्या होता है, चर का घात 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 3 तरह से पूछेगा। अब जब वो 1 चर में पूछ रहा है तो अब 1 चर में भी आपसे पूछेगा कि बताइए ये कितने पद में आप पूछ रहे हैं, 1 पद में पूछ रहे हैं कि 2 पद में पूछ रहे हैं कि 3 पद में पूछ रहे हैं, तब यहाँ पर भी इसके क्या हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से इसके भी 3 भाग हो जाएंगे, उसी तरह से इसके भी 3 भाग हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए एकदम परमाणु बम की तरह है, पहले 1 परमाणु फिर 3 निकले, फिर 3 निकले, अब 1 में से फिर 3 निकले, परमाणु बम की तरह है, समझ लीजिए। तो देखिए जब चर में आपको पूछेगा तो आपका यही पूछेगा कि बताइए 1 पद में आप पूछ रहे हैं कि 2 पद में पूछ रहे हैं कि 3 पद में पूछ रहे हैं। वैसे इसके लिए भी सब वैसे ही हो जाएंगे, 1 पद में कि 2 पद में कि 3 पद में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक समझा रहे हैं, फिर अभी उसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देखिए जब आपसे रैखिक बोलेगा तो रैखिक के साथ साथ वो बोलेगा कि बताइए 1 चर में रैखिक कि 2 चर में रैखिक कि 3 चर में रैखिक। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 चर के लिए केवल एक ही चर को चुनाव करना पड़ेगा। मान लेता हूँ ये x है, तो हमने केवल लिख दिया x प्लस ऐसे 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें केवल 1 चर का प्रयोग किया गया है और इस चर का घात 1 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। और रैखिक के साथ साथ इसमें 1 चर है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 चर वाला रैखिक बहुपद बोलेंगे। वैसे यहाँ पे देखिए हमको 2 चर वाला रैखिक बहुपद लिखना है, तो हम लिख देते हैं x + y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 चर x और y हैं और इनके साथ साथ इनके घात 1 1 है, इसलिए 1 घात होने पर रैखिक और 2 पद होने पर ये सॉरी 2 चर होने पर ये क्या हो जाएगा, 2 चर वाला रैखिक बहुपद। उसी तरह से हमको 3 चर वाला रैखिक बहुपद चाहिए, तो उसमें हमको 3 चर लेना पड़ेगा, तो मान लेते हैं वो x और y और z है। ये क्या आपका हो जाएगा, तो ये आपका होगा x + y + z। अब यहाँ पे देखिए 3 चर आ गए और इन 3 चर के घात में 1 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 चर वाला रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यह 1 चर वाला रैखिक बहुपद है तो ये 1 चर वाला रैखिक बहुपद भी कितने पद वाला है, 1 पद वाला है, 2 पद वाला है कि 3 पद वाला है, मतलब 1 पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि 1 चर वाला रैखिक बहुपद हो लेकिन उसके साथ साथ वह 1 पदी हो, तो वह कैसा होगा, तो केवल x होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 3 चीजें बता रहा है, एक तो इसमें पद 1 है, उसके साथ साथ इसमें चर भी 1 है और इसके साथ साथ इस चर का घात भी 1 है। इसका मतलब ये 3 चीजें डिनोट कर रहा है। तो 1 चर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, 1 चर में होगा। दूसरी बात कि 1 पद है तो इसलिए 1 पदी हो जाएगा और इसका घात 1 है, इसलिए ये रैखिक हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 पदी वाला रैखिक बहुपद। अब इसमें चर भी तो इंक्लूड करना है ना, तो 1 चर वाला रैखिक 1 पदी बहुपद, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, वैसे हमको क्या बोलना है, 2 पद हो उसमें और उसके साथ साथ 1 चर हो और वो रैखिक भी हो, तो कैसा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका x + 3, ऐसे ले लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 चर है, इसमें 2 पद हैं और इस चर का घात 1 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, द्विपदी होगा। और द्विपदी के साथ साथ इसमें 1 चर भी है और इसके साथ साथ इस चर का घात 1 है, तो इसलिए रैखिक भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पद वाला रैखिक बहुपद। ठीक है, वो भी कितने चर में, 1 चर में। और ये देखिए अब हमको क्या लिखना है कि 1 चर में त्रिपदी रैखिक बहुपद लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x + a ले लेते हैं और फिर प्लस यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पद हो गए और इस 3 पद के साथ साथ इसमें केवल एक ही चर है x,
ठीक है ना, और इसका चर का घात 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका रैखिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पद में एक चर वाला रैखिक बहुपद। वैसे ये 2 चर वाला होगा, ऐसे 3 चर वाला होगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए हमने इसके बेस पर लिखा, अब हम लोग उसी तरह से उसके बेस पर लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से भी देखिए ये द्विघात का, ये त्रिघात का, ये भी आपके अभी 3 निकलेंगे, मतलब थोड़ा लेंदी होगा, लेंदी के होने का बस हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे होगा, बाकी के आप तो इसको लिख ही लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर यूज किए वैसे थोड़ा यहाँ पर भी देख लेते हैं, जब यहाँ वाला हमें लगता है समझ में आ जाएगा तो बाकी के आप आराम से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो जब आपका 2 चर में एक पद वाला रैखिक बहुपद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए एक्स वाई। अब ये एक्स वाई देखिए, एक्स और वाई ये टोटल मिलकर के 2 चर हो गए, और इसके साथ साथ ये केवल एक ही पद में है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। जब गुणे का चिन्ह होता है तो वहाँ पे पदों की संख्या केवल एक ही होती है, क्योंकि पद का निर्धारण तो प्लस और माइनस करता है। तो देखिए टोटल एक पद हो गए, एक पद के साथ साथ ये 2 चर हैं, और इन दोनों चरों का घात 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक पद वाला 2 चर में रैखिक बहुपद, ठीक है। वैसे अब हमको 2 पद में चाहिए क्या, रैखिक बहुपद चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई 2 चर हो गए, और 2 चर के साथ साथ इसमें 2 पद हैं, और इन दोनों के घात में 1 है, तो इसलिए रैखिक भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 2 पद में 2 चर वाला रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसी तरह से अब हमको 3 पद में चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 चर में, देखिए 2 चर है ना, एक्स और वाई, और उसके साथ साथ इसमें पदों की संख्या 3 है, और इनके घात में 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 पद वाला 2 चर में रैखिक बहुपद, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये रहा। तो ये तो अभी हम लोग केवल किसके संदर्भ में समझे, रैखिक के संदर्भ में समझे। अभी इसमें देखिए 3 चर वाला भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटा करके, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि बुक में आपका ऐसा दिया नहीं है, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसे हम लोग लिखे हैं, ऐसे समझ रहे हैं। देखिए तो जब आपसे पूछेगा कि बताइए 3 चर में एक पदी, फिर उसी तरह से द्विपदी, द्विपदी, उसी तरह से त्रिपदी, ठीक है। तो जब 3 चर में बोलेगा कि पद एक होना चाहिए और उसमें 3 चर होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका ऐसे एक्स वाई जेड हो जाएगा। देखिए इसमें 3 चर है, और इसके साथ साथ इसमें पद 1 है, और इन तीनों का घात में 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक पद में 3 चर वाला रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसी तरह से अब हमको 2 पद में चाहिए, लेकिन चर 3 हो तो ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस एक्स वाई प्लस जेड, और यहाँ पे अगर हमको 3 पद में चाहिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3z, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पद हैं, 3 चर हैं, और इन तीनों का घात 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिपदी 3 चर, 3 पद त्रिपदी 3 चर वाला रैखिक बहुपद। आया बात समझ में, तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं द्विघात के लिए। अब देखिए ये जैसे हम लोगों ने रैखिक को 3 भागों में बांटा, वैसे द्विघात को भी हमने 3 भागों में बांटा है। अब इन तीनों को भी 3-3 भागों में बांटेंगे, जैसे रैखिक को बांटे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग इसको समझे हैं वैसे ही आप इसको आराम से समझ लीजिएगा, लगा लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, बस ध्यान देना है कि जब हम एक चर में बोल रहे हैं तो एक चर में बोलने के साथ साथ ये हम कैसा लिखेंगे, फिर एक पदी लिखेंगे, द्विपदी, फिर त्रिपदी, ठीक है। वैसे 2 चर में बोलेगा तो ये भी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, फिर ऐसे आप देखेंगे, ठीक है ना, जैसे हमने इसको सेट किया है, ठीक है। तो बाकी के ये द्विघात और त्रिघात आप नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा अपने मन से, ठीक है, जैसे हमने इसको किया है। आए बात समझ में, क्योंकि कुछ काम आप भी तो करिए, अपना भी दिमाग लगाइए। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा बहुपद है। बहुपद आपको 2 तरह से पूछ सकता है, एक तो पद के बेस पर, एक घात के बेस पर। तो जब पद के बेस पर पूछेगा तो बोलेगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब ये एक पदी में भी आपको 3 तरह से पूछ सकता है कि एक चर में बताइए, चाहे 2 चर में बताइए, चाहे 3 चर में बताइए। वैसे ही जब आपसे द्विपदी बोलेगा तो द्विपदी में भी 3 तरह से पूछ सकता है कि एक चर में बताइए, 2 चर में बताइए, 3 चर में बताइए। वैसे जब त्रिपदी पूछेगा तो त्रिपदी में भी 3 तरह से पूछ सकता है, एक चर में, 2 चर में, 3 चर में। आए बात समझ में। तो इस तरह से जब पद के बेस पर पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और अगर घात के बेस पर पूछेगा तो वो इस तरह से पूछेगा। आए बात समझ में।